हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो फिजिक्स की में यूनिट सेकंड चल रही है, और बच्चों इसमें जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ओम्स लॉ ने अपना एक रूल दिया था जिससे हम करंट या विद्युत धारा या प्रतिरोध निकालते थे परिपथ में। इसी प्रकार बच्चों, जब परिपथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, तो एक लॉ आता है किरचॉफ का नियम। तो बच्चों किरचॉफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखने के लिए भी उतना ही आता इम्पॉर्टेंट है, और जो इस पर सवाल आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम देखते हैं कि आज की हमारी क्लास के क्या क्या टॉपिक हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है किरचॉफ के नियम में किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है बच्चों, इसे संधि का नियम भी बोला जाता है बच्चों। तो अगर आपको संधि के नियम के अनुसार आ जाए तो भी आप यही समझना। तो बच्चों दूसरा जो नियम है वो है किरचॉफ का दूसरे नियम को हम वोल्टा का नियम कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे कि इसे संधि का नियम और वोल्टा का नियम क्यों बोला गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बच्चों उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड के सवाल। तो किरचॉफ के नियम पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं बच्चों, कई बार बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती है, थोड़ा समझना भी ज़्यादा होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जब बात करेंगे वो है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो बच्चों इसको एक बार देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से लिखा गया, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा देखते हैं बच्चों कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था। बच्चों किरचॉफ के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि संधि किसके लिए यूज किया गया है, और बीजगणितीय योग का मतलब है बच्चों जितने भी करंट हो गए उसका हम सीधा अगर उन्हें जोड़ दें, प्लस है प्लस के साथ, माइनस है माइनस के साथ, तो उन सब करंट का योग शून्य होना चाहिए। तो बच्चों इन दोनों में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक परिपथ बना के दिखाता हूँ, सिंपल सा परिपथ जो हम पहले भी किसी तरीके से देख चुके हैं। तो बच्चों अगर मैं तीन प्रतिरोध इस प्रकार से ले लूँ, एक R1 और इस प्रकार से एक R2, ये R2 हो गया, और बच्चों बीच में एक प्रतिरोध ये वाला लगा दें, इसे R2 मान लेते हैं और इसे R3 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये जो हमारे पास जुड़ेगा इस प्रकार, तो ये विद्युत परिपथ को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ दिया इस प्रकार, और बच्चों यहाँ पे की लगा दी जो इस प्रकार से फ्लो हो रही है। बच्चों गौर से देखें कि अब हम अगर इस बिंदु का नाम A रख दें और इस बिंदु का नाम B रख दें, तो बच्चों ध्यान से समझना, मैं किरचॉफ के प्रथम नियम को समझाने जा रहा हूं आपको। तो इसमें यहाँ से जो इसका अगर विभवांतर V है सेल का, तो यहाँ से क्या निकलेगी, धारा I निकलेगी इस प्रकार। तो बच्चों गौर से देखो यहाँ पे बिंदु A पर कितने रास्ते हैं करंट के पास जाने के। तो बच्चों बिंदु A पर करंट के पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, और करंट सबसे पहले उस मार्ग को ज्यादा चुनती है जहां पे प्रतिरोध कम होता है, तो वो अलग अलग प्रतिरोध के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्रवाहित होगी। तो बच्चों बिंदु ए जो है संधि का काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे पास ए है, ए बिंदु बेटा ये संधि का काम कर रहा है, इसे हम संधि कहते हैं, जिसे हम जंक्शन भी कह देते हैं। यानी जहाँ पे एक से ज्यादा रास्ते करो, तो यहाँ पे एक से ज्यादा, एक दो तीन रास्ते करंट के पास है, तो जब भी एक से ज्यादा रास्ते करंट के पास होंगे जाने के लिए, उसे हम संधि कहेंगे। तो यहाँ पे करंट को अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए I1, I2 और I3, तो बच्चों इन तीनों पे हम मान लें कि ए संधि पर जितनी करंट मिल रही है, चाहे वो संधि की तरफ जा रही हो चाहे वो संधि से निकल रही हो, तो सबका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर संधि पे जाने वाली करंट है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं संधि पे जाने वाली करंट हमेशा प्लस में ली जाएगी, धनात्मक। ये आपको नोट करना है, मैं इसको अलग से कोई नोट नहीं करवा रहा। और संधि से दूर जाने वाली करंट बच्चों माइनस में ली जाती है, तो ये होगी -I1 -I2 -I3। ठीक है बच्चों, तो किरचॉफ कहता था कि ये सारी करंट जो है 0 के बराबर होंगी, यानी मैं ये भी कह सकता हूं I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सब 0 होगा। तो बच्चों इसको जो लिखा जा सकता है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो करंट संधि पे जा रही थी और जो करंट संधि से निकल रही थी, उन सबका बीजगणितीय योग हम ये भी कह सकते हैं कि वो सिग्मा I बराबर 0 होगा, सभी करंट का उनके चिन्ह के साथ। एक तो ये मतलब हो गया बच्चों इस बात का, आप मतलब समझ सकते हैं। और दूसरा बच्चों एक चीज आप बहुत आराम से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूं कि I बराबर, तो ये सारी करंट घट जाएंगी, तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने समांतर क्रम करा हुआ है कि जो कुल धारा होगी वो I1 I2 I3 के इक्वल होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किरचॉफ का नियम ये कहता है
किसी संधि पर जाने वाली जितनी जो भी करंट होती है वो संधि से निकलने वाली कुल करंट का योग के बराबर होती है। तो दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ, जब ये करंट I1, I2 और I3 इस प्रकार जाएंगी तो ये तीनों यहाँ पे मिलकर क्या बना देंगी, दोबारा से करंट I बना देंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ बच्चों, इस बार बी संधि हमारे लिए बी का काम कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ बी बिंदु भी संधि का काम कर रहा है बेटा। ठीक है बच्चों, तो अगर बी बिंदु संधि का काम कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ बेटा बी पे जाने वाली जो करंट है वो कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो माइनस में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जो संधि से दूर जा रही है I बराबर 0 किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो इसको भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बेटा कि जो सिग्मा I होगा इन सबका योग वो 0 होगा, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और बच्चों में एक चीज और भी लिख सकता हूँ कि जो I1 होगी प्लस I2 होगी प्लस I3 होगी ये बराबर होगी टोटल करंट I के। तो ये भी आप समझ सकते हैं, ये भी हमें मिलेगा। तो बच्चों दोनों तरीके से हम किरचॉफ का नियम समझ सकते हैं। ये किरचॉफ का नियम है, संधि का मतलब आप समझ गए होंगे, एक बिंदु पे जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं करंट के पास जाने के तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और समझदारों का बीजगणित योग का मतलब है जो धनात्मक हो धनात्मक, जो ऋणात्मक है ऋणात्मक, अगर उनको जोड़ा जाए तो सबका योग 0 होता है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं दोबारा से, संधि की ओर जाने वाली करंट धारा विद्युत धारा बच्चों धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक होती है। तो ये प्रथम नियम हो गया। आइए दूसरा नियम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम देखेंगे। बच्चों दूसरा नियम समझाने के बाद मैं आपको दोनों पे, प्रथम नियम और दूसरे नियम पे, दोनों पे थोड़ी थोड़ी बातें और बताऊंगा। तो बच्चों दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम ये कहता है बच्चों कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, बंद पाश क्या चीज है। ठीक है, कि विभिन्न अवयव, तो अवयव भी मैं आपको समझाऊंगा कि विभिन्न अवयव के सिरों पर जो भी विभवांतर होगा बेटा उन सबका बीजगणितीय योग भी 0 होता है, यानी सिग्मा बी इज बराबर 0। तो इसमें बच्चों दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट समझने के हैं, एक तो बंद पाश या लूप किसे कहेंगे और अवयव किसे कहेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ बेटा, बड़ा सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ। हम एक सेल लेते हैं इस प्रकार और इसका EMF E1 मान लेते हैं, और बच्चों इससे एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं R1, और बच्चों एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ देते हैं R2, और ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। और बच्चों एक सेल हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये E2 हो जाएगा, और एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये R3 हो गया। तो बच्चों अब हम इसके नाम रख देते हैं इस प्रकार से, एक A B C D E F। तो बच्चों एक पूरा का पूरा ये परिपथ है जिसमें आप देख सकते हैं 2 सेल हैं और 3 रेजिस्टेंस है। बच्चों इसमें न्यूमेरिकल होता है उसमें इससे ज्यादा भी कॉम्प्लिकेशन होती है, हो सकता है आपको 6-7 रेजिस्टेंस मिले, बैटरी भी 2 से ज्यादा मिले। तो अभी ये बेसिक पे बात करें, उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो बच्चों लूप क्या होता है, लूप का मतलब है बच्चों जो भी हम एक बंद पाथ को कवर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ अगर हम A से चलना शुरू करें तो A C D B A, तो बच्चों A C D B A यानी ये पूरा का पूरा एक लूप कहलाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और इस प्रकार से चलें, आप देखें और यहाँ पहुंच जाए तो ये पूरा एक लूप होगा। और बच्चों इसी प्रकार से एक लूप और हो सकता है, अगर हम बोले यहाँ से E C D F E, तो बच्चों ये भी एक लूप होगा E C D F E, ये भी एक लूप है जिसमें हम पूरा अगर यहाँ से चलें इस प्रकार से और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पे आ जाए। तो ये 2 प्रकार के लूप हैं। और एक बड़ा लूप भी हो सकता है बच्चों जिसे हम ये भी कह सकते हैं, वो हो सकता है A E F B A। तो A E F B A, तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो भी धाराओं का जो मार्ग है, जो उस धारा का जो कंप्लीट मार्ग अगर हम कोई भी चुनते हैं तो एक लूप के लिए काम करेगा। बच्चों इसमें मैं आपको थोड़ा सा धारा दिखाना और इस नियम को समझाना चाहता हूँ। तो हम एक जो सेल लेते हैं, तो अगर मैं पहले एक सेल लेता हूँ, यहाँ से निकलने वाली धारा का नाम मैं I1 रख लेता हूँ, और बच्चों जो सेल E2 है इससे निकलने वाली धारा का नाम I2 रख लेता हूँ। तो बच्चों गौर से देखें कि जो C बिंदु पर जब ये दोनों धारा पहुंचेंगी इस प्रकार, तो ये संधि की तरह काम करेगा C बिंदु, और ये दोनों जुड़ जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि संधि की तरफ जाने वाली धारा जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों जो धारा प्रवाहित होगी CD आर्म में वो होगी I1 प्लस I2। ठीक है, इस प्रकार बच्चों एक बात मैं बता दूं, एक सेल से जो करंट निकलती है वापस उस सेल में वही करंट जाती है। तो यहाँ पे जब D एक फिर संधि मिलेगी हमें, और इस संधि पे जो हम देखेंगे तो ये धारा अपने अपने मार्ग पे दोबारा से डिवाइड हो जाएंगी। तो I1 इधर चली जाएगी और I2 इधर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वापस उस सेल में वही करंट आएगा और उस सेल में वही करंट चली जाएगी। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक भुजा जिसे हम बोलते हैं यानी C और D भुजा, 2 संधियों के बीच की जो भी भुजा होती है बच्चों एक भुजा कहलाती है। कोई भी संधि उसमें बच्चों धारा हमेशा समान रहती है।
जैसे सी डी एक भुजा है तो इसमें धारा I1 प्लस I2 रहेगी पूरे में। सी ए बी डी एक भुजा है, जो कि सी के बाद जो संधि आ रही है ए से होते हुए वो सिर्फ डी आ रही है। तो दो संधि के बीच में जो भी भुजा आती है बच्चों वो एक भुजा ही कहलाएगी, और उस भुजा में बच्चों जो भी धारा होती है वो समान रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं आपको इस नियम के बारे में बताता हूँ। अगर मैं इस नियम को लगाना चाहूँ तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक किसी भी लूप में नियम लगा के देखते हैं। तो कौन सा नियम बेटा हम देखें, तो हम एक लूप लेते हैं पहला वाला। पहला लूप कौन सा है बच्चों, इसे मैं लिख देता हूं ए सी डी बी ए। तो ये एक लूप है बेटा। अब इस लूप में बेटा ये वाला जो हमारा किरचॉफ का नियम है कैसे लगता है इसकी बात करते हैं। बच्चों इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हमेशा बैटरी से चलना शुरू करेंगे, उसके धनात्मक सिरे से, आपको ये याद रखना है। तो बच्चों आप करंट की दिशा में चलते चले जाइए, और करंट जिस बच्चों तारों का जो कनेक्शन वायर है जिनसे ये अवयव जुड़े हैं, चाहे वो प्रतिरोध है चाहे वो सेल है, तो तार जो होते हैं बच्चों उनका रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, तो उसे हम अवयव नहीं मानेंगे। अवयव या तो सेल कहलाएगा या प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन तारों को हम लगभग जीरो रेजिस्टेंस का लेके चलते हैं, भले इनके रेजिस्टेंस हो। तो बच्चों जब ये I1 यहाँ से देखेंगे तो हमें कोई प्रतिरोध नहीं मिला, पर इसके बाद हम जब इस भुजा में एंटर करते हैं, चूंकि हमारा लूप है ए सी डी बी ए, तो इसमें हमें I1 प्लस I2 मिलती है और R2 में जा रही है। तो बच्चों ये जो विभवांतर होगा R2 पे, इसका नाम होगा प्लस I1 I2 और R2। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप धारा की दिशा में चल रहे होते हैं तो वो जो प्रतिरोध पे कोई भी धारा का जो मल्टीप्लाई करने में विभवांतर प्राप्त होता है वो धनात्मक आता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद हमें नीचे नहीं जाना, ऊपर वाले लूप में जाना है। तो ऊपर वाले लूप में हम देखते हैं I1 कोई प्रतिरोध नहीं है, पर जब I1 R1 में प्रवाहित होगी तो बच्चों हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो हमें मिलेगा I1 R1 इस प्रकार से। तो बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, जब ये होगा तो ये पूरा विभवांतर किसके बराबर होगा, क्योंकि सारी करंट सारा एनर्जी जो मिलती है वो सेल के विद्युत वाहक बल से मिली हमें। तो बच्चों एक चीज बता दूं, जब हम धनात्मक सिरे से चलना शुरू करते हैं, तो धनात्मक सिरे से जब हम ऋणात्मक सिरे की तरफ एंटर करते हैं तो हमेशा ईएमएफ जो होता है बच्चों ऋणात्मक लिया जाता है, और ये सब जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना भी ये अवयव है बेटा जो परिपथ में यूज हुए हैं और ये सेल है, तो इसका मतलब सबका जो बीजगणितीय योग है वो जीरो होना चाहिए। तो इसमें कह सकता हूँ सिग्मा वी बराबर जीरो। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। दूसरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो I1 प्लस I2 R2 ये जो विभवांतर है प्लस I1 R1 जो प्रतिरोध पे टोटल विभवांतर है बच्चों, ये आया कहां से, ये सेल के ही एनर्जी से आया विभवांतर से। तो ये बराबर किसके होना चाहिए, तो E1 को इधर लिख दूं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि जो सेल का कुल विभवांतर होता है वो उसके उस परिपथ में बंद पाश के जितने भी अवयव हैं उनके विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोनों का कहने का तरीका एक ही आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों मैं आपको एक और लूप लेना सिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों इस प्रकार से अब एक दूसरा लूप आपको लेना सिखाता हूं। सपोज अगर मैं दूसरे लूप की बात करूं बच्चों, सेकंड लूप, ये हमारा फर्स्ट लूप था, तो सेकंड लूप की अगर बात करें तो वो लूप हम ले सकते हैं बच्चों E C D F E। तो ये पूरा एक बंद पाश कहलाएगा, जहां से चले वहीं पर अगर आ जाए तो पूरा एक बंद पाश होता है। इसमें बेटा किस प्रकार से लेंगे, तो हम बैटरी के टर्मिनल से चलेंगे धनात्मक से, यहाँ पे हमें कोई भी प्रतिरोध नहीं मिला तो विभवांतर भी नहीं होगा। जब हम इस वाले पे आएंगे तो फिर हमें एक विभवांतर मिलता है बच्चों I1 प्लस I2 और ये हो गया R2। बच्चों फिर हम जब बंद पाश में आएंगे यहाँ पे फिर कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ पे एक प्रतिरोध मिला तो इसे हम लिख सकते हैं I2 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है स्टूडेंट, इंटू आएगा R3। बच्चों किसके बराबर होगा, ये जो होगा ऋणात्मक सेल के विद्युत वाहक बल के, और ये टोटल बीजगणित जीरो आना चाहिए। तो मैं इसे कह सकता हूँ सिग्मा V बराबर जीरो। या बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम इसको इस तरह से समझे तो हम क्या इसको ऐसे ना बोल दें कि अगर आप देखें कि ये जो विभवांतर मिला हमें I1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3, ये टोटल विभवांतर बच्चों प्रतिरोध पे कहां से आता है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इस माइनस को इधर ले जाए तो हम कह सकते हैं E2। तो किसी भी परिपथ के अवयव पे जो टोटल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो बच्चों ये किरचॉफ का रूल है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपके पास समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट। और इसमें जो भी एक दो चीजें और होंगी वो हम न्यूमेरिकल के साथ धीरे धीरे समझेंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात और इसमें बताना चाहूंगा, जो प्रथम नियम है बच्चों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है बच्चों, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आवेश संरक्षण पर। और बच्चों किरचॉफ का जो सेकंड रूल है, क्योंकि वो विभवांतर पे, और विभवांतर होता है एकांक आवेश में को लाने में किया गया कार्य, अनंत से आप सब जानते हैं। तो बच्चों ये ऊर्जा पे आधारित है, तो इसे हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। तो बच्चों ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं।
और आई थिंक ये आपको टोटल समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक एक करके न्यूमेरिकल के हिसाब से समझेंगे। तो स्टूडेंट एक बहुत अच्छा सा हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे बेटा, और ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बोर्ड में, पर ये हमारे लिए ऐसा क्वेश्चन है जिससे हम बहुत सारी चीज समझ सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमें पूरा परिपथ दिया हुआ है जिसमें हमारे पास प्रतिरोध है, एक बैटरी है और जिसमें 4 वोल्ट की बैटरी है और इसका धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें प्रतिरोध आप सकते हैं 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 4 ओम और 1 ओम के जुड़े। बच्चों बात यह है कि हमें जो करना क्या है, हमें हर प्रतिरोध पे करंट निकालनी है, सबसे पहली बात है। तो करंट कैसे निकालें, तो हम इसमें करंट ऐसे मानेंगे बेटा, हम पहले वाले 4 वोल्ट से करंट मान लेते हैं I1 जाती है, और जो दूसरा सेल है बच्चों इस यहाँ से करंट I2 मान ले, इस तरीके से बड़ा सिंपल हो जाएगा। और जो करंट इस बिंदु पे मिलेगी इसका नाम A रख देते हैं और यहाँ पे जाके बेटा I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो ये I1 I2 पूरी होती हुई यहाँ पे जब आएगी इसे बिंदु B मान लो, और ये फिर जब दोबारा से अपने अपने सेल में जाएंगे तो यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली करंट यहाँ पे आ जाएगी और ये करंट इस प्रतिरोध में चली जाएगी। ये सिंपल हो गया बेटा। तो हमें इसका मतलब 2 ओम पे, 8 ओम पे, 1 ओम पे हमें करंट चाहिए, हमें I1 I2 की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। बाकी का नाम हम रख देते हैं A B C D E F इस प्रकार। तो बच्चों एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था बच्चों, हम पहले इस वाले लूप में चलते हैं जो हमारा ये है C और A B D C। बच्चे हमारा पहला लूप है। इस लूप में जब हम चलेंगे बेटा तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि हम इस तरीके से जाएंगे ऐसे करते हुए और ऐसे करके आ जाएंगे वापस। तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं बेटो, ऐसे चलते चलते जहां में प्रतिरोध मिलेगा उसमें धारा की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I1 प्लस I2 इंटू 8 ओम, ये हमें एक विभवांतर मिल गया। फिर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे धारा कौन सी बेटा I1 है, तो ये हो जाएगी 6I1। फिर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी धारा बेटा वही है I1, तो यहाँ पे 2I1 हो जाएगी। और बेटा डायरेक्ट इसे हम लिख सकते हैं 4 के इक्वल, ये आप समझ सकते हैं, हमने बताया था आपको। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा 8I1 प्लस 8I2 प्लस 6I1 प्लस 2I1 बराबर 4। तो बच्चों 8I1 8 बचा 14 और 2 16, ये हो जाएगा 16I1 प्लस का 8I2 बराबर का 4। बच्चों 4 से अगर भाग हो सकता है तो हम लिख सकते हैं 4I1 2I2 बराबर का A। तो इक्वेशन A मान लो बेटा, हमारे पास थोड़ी इक्वेशन सॉल्व हो गई बेटा। लेकिन अभी हम I1 I2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें एक दूसरी समीकरण और बनानी पड़ेगी। इसके लिए बेटा हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरा लूप ले लेते हैं। दूसरा लूप बेटा जो सेकंड लूप हम लेते हैं वो सेकंड लूप कौन सा होना चाहिए, हम ले लेते हैं A E F D A इस प्रकार, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम बेटा चलेंगे इसी तरीके से, हमें हमेशा सेल के धनात्मक सिरे से चलना है, इस प्रकार से चलेंगे। तो जब सेल के धनात्मक सिरे से बच्चों हम चलेंगे तो सबसे पहले I2 हम देखेंगे 4 ओम में जाएगी तो हम कहेंगे 4I2। फिर जब यहाँ पे करंट आएगी इसी तरीके से हमें चलना है तो आ जाएगा प्लस का I1 प्लस I2 और ये 8 से मल्टीप्लाई, फिर ये वापस I2 आ जाएगी और ये 8 इंटू I2 है तो ये 1 में जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा 1 ओम, ठीक है। ये I2 हो गई और बराबर बेटा ये हो जाएगा 6 के, क्योंकि 6 वोल्ट है आपको दिख रहा है। और इसको हम थोड़ा सा देखें बच्चों सॉल्व करके, तो 4I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 प्लस का I2 इज इक्वल्स टू 6। तो बच्चों कितना I2 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 4, 4 और 8 12 और 1 13 I2 ये हो गए बेटा, और ये होगा 8I1, ठीक है, और ये बराबर हो गए 6, ठीक है बच्चों। इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे देखें कि हमें ऊपर 4I1 मिला तो यहाँ पे 4I1 बन सकता है जिससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी किसी को काटने में। तो हम इसको क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं 13 बटा, अगर हम इसमें एक काम करें 2 से भाग कर दें तो 13 बटे 2 I2 प्लस का 4I1 बराबर का 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गई। आप कहेंगे सर ऐसा करने का फायदा क्या है, तो आप देख सकते हैं बेटा ऐसा करने का फायदा इसलिए ये होगा कि हम जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 4I1 वाली अगर हमको घटा दें तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन बी है समीकरण बी, उसमें से बेटा माइनस कर देते हैं समीकरण ए को, ठीक है। तो क्या फायदा मिलता है हम देखिए जरा, 13 बटा 2 I2 प्लस 4I1 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे बेटा 4I1 के नीचे 4I1 और 2I2, बेटा यहाँ 2 आएगा, ये आप देख सकते हैं 2I2 और यहाँ आ जाएगा बेटा 1। तो बच्चों माइनस करना है तो ये सब तो प्लस किए आप देख रहे हैं, तो प्लस किए तो नीचे माइनस का साइन लगा देंगे इस प्रकार। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे देखें तो ये 13 बटा 2 माइनस का 2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये बराबर 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हम अगर देखें तो ये सॉल्व हो जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 13 में से 4 गए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, 13 में से 4 गए 9, तो 9/2 और ये आ जाएगा I2 बराबर 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4/9 एम्पियर। तो बच्चों I2 की वैल्यू जो हमारे पास 4/9 एम्पियर का है, इसका मतलब 4 ओम में जो करंट जा रही है 4/9 की जा रही है, 1 ओम में जो करंट जा रही है 4/9 की जा रही है। 8 में और 2 में और 6 में हम ये करंट नहीं निकाल सकते क्योंकि I1 की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों गौर से अगर हम देखें कि हमारे पास अगर I2 आ सकता है तो I1 कैसे आएगा। बच्चों समीकरण ए में, अगर हम समीकरण ए में I2 का मान रख दें, I2 का मान रखने पर, ठीक है बेटा, तो जब हम I2 का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम देखें 4I1 + 2 और I2 बेटा हमारे पास कितनी है 4/9, ये हमारे पास I2 का मान हो गया। और बेटा ये किसके बराबर है 1 के, तो 4I1 और ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो 8/9 हो जाएगा बराबर 1, तो ये हो जाएगा बेटा 4I1 बराबर 1 - 8/9, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। तो बच्चों हमारे पास आया 4I1 बराबर 1/9। तो बेटा I1 कितना आ गया, I1 हमारे पास आ गया बेटा 1/36 एम्पियर। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो 2 में धारा जा रही है वो भी 1/36 एम्पियर है, 6 ओम में भी जा रही है, तो 8 ओम में कितनी आ रही है बेटा, तो 8 ओम में हम कह सकते हैं सीधा सीधा 8 ओम रेजिस्टेंस में जो धारा है बेटा वो I1 + I2 है, तो हम कह सकते हैं 1/36 + 4/9। तो इन दोनों का जो भी एलसीएम मिला के वैल्यू आएगी वो हम आराम से निकाल लेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चे ये बेसिक तरीका था आपको समझाने का किस प्रकार से लूप करते हैं। क्वेश्चन इससे भी ज्यादा थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, उसमें और भी ज्यादा सर्किट होंगे, तो धीरे धीरे आपको कैसे सिखाएंगे वो भी देखते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है और ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। इसमें बहुत देख के बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। बच्चों इसमें मैं 2 बातें निकाली। एक तो सबसे पहले इसमें एक ऐसा प्रतिरोध दिया हुआ है जो हमें ज्ञात नहीं है, तो एक हमें ये वाला प्रतिरोध निकालना है बेटा, आर की वैल्यू क्या होगी। और बच्चों ए और बी के बीच हमें विभवांतर निकालना है, तो ये वाला ए और बी के बीच विभवांतर, तो अगर ये ए बी है तो इसका नाम हम ई रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए बी के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले हमें ए बी के बीच के प्रतिरोध निकाल लें तो हम आराम से विभवांतर निकाल लेंगे। बच्चों इसमें गौर करने वाली बात है कि जो परिपथ में धारा जा रही है वो सेल से 0.2 निकल रही है और यहाँ पे भी 0.2 एंटर हो रही है। तो बच्चों इसका मतलब इस परिपथ में 0.2 धारा है जो बाहर जाके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें बच्चों अगर आप एक बात देखें, हमें ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम किरचॉफ का रूल लगाएं बी पे तो एक संधि का काम करेगा ये, और धारा इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बेटा। अब उनके नाम रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल चीज है कि जो धारा 5 ओम में जाएगी वो इस वाले 5 ओम में भी जाएगी। तो सबसे पहले हम बच्चों इसी रेजिस्टेंस को लेंगे, दोनों सीरीज में होंगे। तो हम पहली स्टेप जो करेंगे बच्चों वो जो हमारे सीरीज का होगा, यानी जिसे हम श्रेणी क्रम बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम, तो वो कितना होगा बेटा 5 ओम + 5 ओम, तो कितना आ गया बेटा 10 ओम आ गया। तो ये वाला जो परिपथ है बेटा ये तो बहुत आराम से सिंपल हो गया हमारा सवाल। अब बच्चों मैं आपको बहुत तरीका बताऊं सिंपल करने का, कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। जब ये हमारा परिपथ सिंपल हो गया तो मैं अगर सिर्फ इतने की बात करूं, इतने परिपथ की, तो आप अगर देखें कि यहाँ पर जो हमारा ये बिंदु ए और बी के बीच में प्रतिरोध था वो कितना था बेटा 15 ओम, और ये वाला जो प्रतिरोध था बेटा हमारा कितना था वो 30 ओम। और बच्चों ये वाला जो प्रतिरोध है पूरा हम जोड़ चुके हैं, ये पूरा प्रतिरोध हमारा आ चुका है। ये आप देखें अगर ये हमारा कितना है बेटा 10 ओम। तो अब अगर आप गौर से देखो तो ये ए और बी है और इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो बच्चों जो धारा हमारी इसमें जा रही थी बेसिकली ये आर श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो हमें साफ पता चल सकता है बेटा कि जो ये वाला ए बी के बीच इधर के प्रतिरोध है, ये वाले ये और ये, इन सब में धारा अलग अलग होगी। तो बच्चों ये सब कैसे होंगे समांतर क्रम में। तो हम सीधा सीधा क्या करें, आर समांतर का फॉर्मूला लगा दें। तो आर समांतर का फॉर्मूला बेटा क्या होगा 1/15 आ जाएगा प्लस 1/30 आ जाएगा प्लस 1/10। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा 1/15, और अगर सिर्फ इसको सॉल्व करें बेटा तो कैसे करेंगे, मैं अगर डायरेक्ट करूं तो 10 + 30 और 10 × 30 ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लेना। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा 1/15 बराबर ये ऊपर हो गया 1/15 ये प्लस का निशान है बेटा, ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 × 30। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा हमारे पास आर समांतर कितना आएगा, तो बेटा आर समांतर हमारे पास आएगा 1/15 भी हमने सॉल्व नहीं किया है,
और ये आ जाएगा हमारे पास 4 बटे कितना 30 आ जाएगा बेटा, 4 बटे 30। ठीक है बेटा। अब बच्चों बचा कुछ अभी हम अगर सॉल्व कर लें तो कैसे होंगे, इसका हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 30 प्लस 15 चौका 60 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 गुणा 30, तो बेटा ये आ जाएगा 90 और 15 गुणा 30, और बच्चों इसे अगर हम आराम से करें तो 0 से 0 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो बच्चों हमारे पास सीधा सीधा हम देखें 3 से ही कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमारे पास 1/r समांतर कितना हो गया बेटा, वो हमारे पास हो गया बेटा 1/5 ओम। आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आई, जो हमारे पास r समांतर आया, तो बच्चों हम कह सकते हैं जो r समांतर की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पे अगर देखें r समांतर, तो r समांतर बेटा हमारे पास 5 ओम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कहां तक का रेजिस्टेंस आया बच्चों, ये हमारा पूरा सर्किट सॉल्व हो गया यहां तक का। अगर मैं आपको बताऊं ये पूरा का पूरा सर्किट हम सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला इतना सर्किट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा। अब इतने पार्ट का इतने सारे रेजिस्टेंस बना के हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इन सबका जो तुल्य प्रतिरोध है 5 ओम है। अब इसके आगे की कार्रवाई बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये देखो कि इतना बड़ा परिपथ जो हमें देखने में लग रहा था वो हमारा कितना सिंपल हो गया बेटा। पीछे के जितने भी प्रतिरोध थे ए और बी के एक में सारे सॉल्व करके बच्चों तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5, और इसमें आप धारा देख रहे थे बेटा कितना चल रही थी 0.2 एम्पीयर, और ये होती हुई यहाँ पे कितनी थी 0.2 एम्पीयर। तो बेटा अब हमें एक बात ध्यान रखें, आप किरचॉफ का हमने संयोजन पढ़ा था सेलों का बेटा। अब सेलों का संयोजन यूज करने का यहाँ पे टाइम आ गया है बच्चों। एक सेल और दो सेल के आप देखो ऋणात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े हैं, तो बच्चों आप देख सकते हैं जब दोनों ऋणात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े हो तो हमेशा उनके ईएमएफ आपस में माइनस हो जाते हैं। तो माइनस होके जो बड़ा वाला होगा उसमें छोटा माइनस होगा, तो बच्चों हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो ईएमएफ बनेगा 6 में से 4 2 जाएंगे तो बेटा 4 वोल्ट का विभवांतर बनेगा, और ये एक सेल बन जाएगा हमारा। तो दोनों बैटरी की जगह हमारे पास एक ही सेल आ गया बेटा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास आ गया R, और ये हमारे पास एक प्रतिरोध आ गया 5 ओम का। ठीक है, ये करंट जा रही है 0.2 एम्पीयर, और यहाँ पे भी जा रही है 0.2 एम्पीयर। तो बेटा वो जो बड़ा सर्किट था सॉल्व होते होते आपको देखो कैसा बन गया, एक बिल्कुल ओम वाला नियम जिसमें हम ओम का नियम लगाते थे। अब बच्चों सीधा सीधा आप देख रहे हो कि सारा एक ही पाथ है करंट का, तो धारा सब में 0.2 एम्पीयर की जाएगी, तो सारे के सारे श्रेणी क्रम में। तो बच्चों अगर ये सारे श्रेणी क्रम में, तो हम अगर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं धारा वाला I बराबर जो हमारे पास वोल्टेज है 4 है, और बच्चों अगर हम प्रतिरोध ले लें तो कितना है R प्लस 10 प्लस 5, इस प्रकार से रख सकते हैं। तो बच्चों सीधा सीधा कितना हो गया 4 प्लस R प्लस 15, और बच्चों I का मान हमारे पास कितना है 0.2 4/R प्लस 15। बच्चों अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा आप चेक करें आराम से। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं 2/10 कर देते हैं, तो 0.2 का हमारा कोई चक्कर ही नहीं होगा, और ये बराबर हो गया 4/R प्लस 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे इसको देखें इस प्रकार से तो ये आ जाएगा 2R प्लस का 30 बराबर का 40। तो बच्चों 2R बराबर कितना हो गया 10 हो गया, और R बराबर 5 ओम। तो आप देखा था जो हमारे पास अननोन प्रतिरोध था वो भी हमारे पास बहुत इजीली निकल के आ गया। बच्चों ये जो क्वेश्चन करवाने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि सिंपल आपको कैसे करना है ये बताना, ये कोई लास्ट न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल इससे भी ज्यादा आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे किरचॉफ का नियम और इस पे सवाल खत्म होते हैं। ठीक है बेटा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके बोर्ड के लिए तैयारी के लिए आसान हो सके। धन्यवाद।